यमुना नदी उत्तराखंड से शुरू होती है, लेकिन जैसे ही हरियाणा में एंटर करती है खनन का बड़े लेवल पर शिकार हो जाती है। इसे भी बिल्कुल एक हिसाब से खत्म कर रखा है। ये यमुना नदी का किनारा है। यदि पानी ऊपर जमुना में ज्यादा आ गया ना सर, तो ये नीचे का जितने गांव है सब खत्म है। नदी के अंदर भी पोपलाइन मशीनें और जो टिप्पर ट्रक होते हैं वो चल रहे हैं बड़े लेवल पर। जैसे ही हम यमुना नदी के इलाके की ओर मुड़े तो माइनिंग माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज आया। दिल्ली नंबर कार में पत्रकार है रे। अभी हम यमुनानगर के माइनिंग इलाके में हैं। यमुना हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे है। ये बेलगढ़ के आसपास का इलाका है। यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनिंग यमुनानगर में होती है और इसको माइनिंग माफिया अपनी फेवरेट जगह समझता है माइनिंग के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़े जो माइनिंग माफिया हैं उसमें बहुत सारे नेता हैं, कई नाम उभर कर आए हैं। उनके ऊपर लगातार बात कर रहे हैं लोग, लेकिन खुल के कैमरा पे कोई भी बात नहीं कर रहे। अभी हम कुछ एक्टिविस्टों से मिलेंगे जिन्होंने आरटीआई वगैरह लगाई है। अभी माइनिंग बंद की हुई है सरकार ने, पूर्णतः माइनिंग बंद है, लेकिन फिर भी माइनिंग रात को होती है। जिनसे हम मिलेंगे उनका नाम संजय भूड़कला और चंद्रपाल देवघर है। क्या हाल है सर, ठीक हो? क्या तो कितनी खुदाई यहाँ पर, कितनी? यहाँ तो सर अनलिमिटेड है, 20-25 फुट 30 फुट तक की खुदाई है। अभी हम खड्ड में जा रहे हैं और यहाँ से नीचे से ड्रोन उड़ा के देखेंगे कि ये कितने फिट है। तो आप देख सकते हैं ये माइनिंग हो रखी है। ये कहीं से भी 3 मीटर नहीं लग रहा, करीबन 60 फुट 70 फुट के आसपास ये लग रही है कि इसकी खुदाई हुई है। और इस किस्म के ये पत्थर और रेत और बजरी ये सब निकलता है यहाँ से, जो स्क्रीनिंग प्लांट में जाके इकट्ठा होता है। और ये जो जमीन है ये पंचायती जमीन है और इसके उस पार ये जंगलात की जमीन है। जंगलात की जमीन से भी खुदाई हुई है। ये सर यहाँ पर ना ये अवैध माइनिंग चल रही है सर। ये ताजा है? हाँ ये ताजा है, अभी इसमें चल रही है ऐसी। जैसे अब इनको पता लगा कि 20 तारीख को यहाँ टीम आएगी एनजीटी की, कोई ने अभी तो ये काम बंद कर रखे है। ये साथ में सर इधर क्रेशर लगे हुए हैं जिन पर यहाँ से माल निकाल के गिरते हैं इसमें ले जाके। ये इनके डंपर टिप्पर सब कुछ खड़ा है, मशीनें वगैरह यहीं से ले जाते हैं सर ये। आप कहेंगे कि इतनी अवैध माइनिंग है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? दरअसल पुलिस एफआईआर में जिसे अवैध माइनिंग दिखाती है उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही। ऐसा 1-2 केस में नहीं, बल्कि जिन 332 केसों में फैसला आया है उनमें से 326 मामलों में फैसले में आरोप सिद्ध नहीं हुए। इतनी एफआईआर कोर्ट में यूं गिर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल में तो पुलिस केसों में मजबूती से हाथ डालती ही नहीं। पिछले 4 साल में अवैध खनन से जुड़ी 2500 शिकायतें आई हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ गिनती के केसों में हुई। अवैध खनन का केस दर्ज किया जाता है ताकि सरकार खुश हो जाए और शिकायतकर्ता संतुष्ट। फिर एफआईआर में ऐसी कमियां छोड़ दी जाती हैं कि कोर्ट में आरोपी बरी, यानी अवैध खनन से जुड़े लोग भी खुश। यमुनानगर में खनन की कुल 32 साइटें मंजूर हैं, जिन्हें सरकार ने करीब 2.5 अरब रुपए में नीलाम किया है। ज्यादातर का ठेका किसी न किसी राजनीतिक दल के नेता या उससे संरक्षण प्राप्त लोगों के पास है। हमारे साथ एक्टिविस्ट संजय हैं। संजय, ये जो यमुना के ऊपर खनन हो रहा है और हम आज ताजेवाला से लेकर बेलगढ़ तक देखते आए हैं, लगातार खनन हमें दिखा होता हुआ, तो क्या ये जायज है या नाजायज है? सर ये तो 2016 से ना और 2021 तक तो जायज था ये, क्योंकि सरकार ने इसकी परमिशन दे रखी थी नीचे नदी में। हाँ, लेकिन जो ये नदी के किनारे किनारे उसके बाद खनन हुआ ना, ये अवैध है सारा। अवैध है। आज हमने देखा कि अंदर भी पोपलाइन मशीनें वो चल रहे हैं और ये किनारा भी अभी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल खत्म कर रखा है सरकार ने। जो इसकी परमिशन दी है ना सर खुदाई की, तो ये जो बांध से कम 300 मीटर पे होनी चाहिए। हाँ, और ये तो 30 फुट भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर। जब से हम इस इलाके में एंटर कर रहे हैं लगातार बाइक वाले पीछा कर रहे हैं। हर मोड़ पे हमें बाइक वाले मिल रहे हैं, लगातार हमें हमारे फोटो खींच रहे हैं। तो ये लोग कौन है?
सर यहाँ ना ये जो खनन माफिया है, ये रैकेट बहुत बड़ा है। जैसे आप ये कहीं से भी एंट्री करोगे ना यहाँ, तो आपकी गाड़ी की लोकेशन और आपकी गाड़ी का नंबर ये ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में डाल देंगे। जैसे आप ध्यान करो उधर पटड़ी पे देखो, हाँ, कई लोग कम से कम 10 लड़के खड़े हैं वहाँ। ये तो खनन माफिया की तरफ से फील्डर छोटे होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, और उनमें कोई भी बाहर का वाहन या कोई सरकारी या प्राइवेट आता है तो उसकी लोकेशन ग्रुप पे में डाल देते हैं, जिससे खनन माफिया या जो अवैध गोरखा धंधा करते हैं उनको उसकी लोकेशन मिल जाती है, अभी कौन बंदा किस टाइम कहाँ पर है। तो इसलिए वो अपना काम बंद कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस टाइम बेलगढ़ में है, तो यहाँ पर अभी सारा काम बंद है, और जब हम यहाँ से निकल जाएंगे उससे आधे घंटे बाद फिर दोबारा काम चल जाएगा यहाँ। अच्छा, क्या हमारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगी? हाँ, 100% है जी आपकी भी। हाँ सर, दिखा दे, दिखा सकते हैं सर आपको। हाँ, दे दो समझा थोड़ा साढ़े दिल्ली नंबर कार हूँ पत्रकार है रे बेलगढ़ साइड पत्रकार टी पॉइंट पार हो गए बक्सी साइड। तो ये हम देख रहे हैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी गाड़ी का नंबर और ये बताएगा कि हम दिल्ली से आए हुए हैं, हम अब टी पॉइंट पार कर गए हैं, हम यहाँ पहुंच गए हैं। ये सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही है, और ये खाली हमारी नहीं बल्कि जो अफसर लोग होते हैं या फिर एनजीटी की टीम आती है उसकी भी। अब ये देखो जी 20 तारीख को यहाँ एनजीटी की टीम आनी है। हाँ, अब उसकी लोकेशन इनको पहले ही पता लग गई है, ग्रुपों में डाल दी कि 20 तारीख को यहाँ काम बंद करना है, इसलिए यहाँ एक हफ्ते से काम को ये एक्चुअली बंद कर देते हैं, ताकि टीम आती है उसको काम बंद मिल जाता है और वो अपनी रिपोर्ट बना देती है कि यहाँ काम बंद है, उसके बाद फिर चला देते हैं दोबारा। पुलिस ऐसी क्या कमी छोड़ती है जिससे ये एफआईआर और ये शिकायत कोर्ट में जाकर ओदे मुंह गिर जाती है? ये देखिए सर, अच्छा, ये है बूढ़ कला के सरपंच सुभाष, ये अच्छा, खड़े हैं जो। हाँ, तो ये माफिया के साथ? हाँ, माफिया, ये खनन माफिया यही है सर, खनन यही कर रहे बड़े पैमाने पे यहाँ पर। तो ये एनजीटी की जो टीम आई, टीम खड़ी है, उनको गुमराह करके ना कहीं और ले जाते हैं, जहाँ पर खनन हो रहा है उस एरिया को तो ये छोड़ देते हैं। अच्छा, वो टीम को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर खनन काफी साल से बंद है। और ये आपने ये कंवरपाल का रिश्तेदार है जी, इसका नाम है जी अमित। ये गाँव बूढ़कला वैसे पंचायत में पड़ता है, पर गाँव कोल्लीवाड़ा से है। अच्छा, ये कंवरपाल गुज्जर जो मंत्री हैं, हाँ, उनके रिश्तेदार हैं। ये भी माइनिंग में? हाँ, माइनिंग में बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जब उनका ठेका 5 साल का पूरा हो गया था ना सर, तो तब ये इस पे बंद कराने की एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन बंद होने के बाद भी खनन बंद नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, खनन, हाँ, ये उसके बाद भी चालू था, ये दिया हुआ है सर। अच्छा, तो आपने तो सेंटर स्टेट सारी? हाँ, सारों को दे रखी है सर ये, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। हाँ जी सर। आप ये इतना आरटीआई वगैरह लगाते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं होता? आपको कोई डर नहीं होता? खतरा तो होता है सर, धमकाते हैं लोग, डर भी है, कई बार हमले भी हुए हैं, पर चलो चोट फेट नहीं सर उसमें लगी है। झूठे मुकदमे भी लगाते हैं। अच्छा, आपके ऊपर झूठा मुकदमा 2022 में हुआ है मेरे ऊपर, एक कोर्ट में चल रहा है अभी। तो कोई टीम नहीं आती या टीम आई नहीं अब तक? टीम तो आती है सर, यहाँ पर ना कुछ 5-4 ऐसे खनन माफिया में जुड़े बंदे हैं जो टीम को गलत दिशा में ले जाते हैं, और टीम अपनी सही से जांच पड़ताल नहीं कर पाती है। आप जब आवाज उठाते हैं तो आप लोगों के ऊपर झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, पर्चे दर्ज होते हैं झूठे। अच्छा, जो भी आवाज उठाना चाहता है उसको दाब ले जाता है। वो तो भाई साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, अपना चल ही रहे हैं इस चीज के लिए। यही है कि जो पर्यावरण बच जाए, अपने लोग बच जाए, क्योंकि ये जो जमुना का जो रास्ता आपको दिखा के लाए, उधर से अगर टूट जाता है ना बंदा, तो सारे गाँव खत्म हो जाएंगे तो नीचे से। तो हम इसी चीज के लिए रोकने के लिए कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी कहीं तक। खेती की तो जमीन सारी खत्म हो गई सर, पंचायती सामलाट जमीन भी, ये भी सब खत्म होगी सर। सरकारी जमीन है ना, उस पे खनन जब ज्यादा होता है। अच्छा, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं होता, इसलिए कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। यदि कोई जांच पड़ताल प्रशासन करता है बेसरकारी, उसको ये तो प्रशासनिक दबाव से या राजनीतिक दबाव से। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो पंचायती जमीन होती है उस पे 33% हिस्सा कानून तो दलितों का? हाँ, दलितों को होता है, लेकिन दलितों के ऊपर तो अत्याचार ज्यादा करते हैं। दलित तो किसी लाइन में आए नहीं सर, किसी भी जगह कोई दलित का कोई, यहाँ पे कुछ चंद 10 लोग होंगे, 10-20 लोग होंगे जो बाहुबली लोग हैं, वही काम करते हैं। तो दलितों को कोई 33% का हिस्सा है जमीन में, पंचायती जमीन में, वो नहीं मिलता सर? कोई नहीं मिलता सर। खनन से जुड़ी करीब 100 एफआईआर को हमने अपने एक्सपर्ट से स्टडी करवाया और पाया कि पुलिस ने दर्ज केस में खनन अधिकारी से जांच ही नहीं कराई, जिससे पता लग सके कि अवैध खनन हुआ है या नहीं। ज्यादातर मामलों में ट्रक चालक को आरोपी बनाया गया, मौके पर अवैध खनन करने वाले को कोई और था और उसे
आरोपी नहीं बनाया गया। अवैध खनन स्थल पर जाकर फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कराई जो कोर्ट में दिखाई जा सके। केसों में इंडिपेंडेंट गवाह नहीं बनाए गए जिससे वो गवाही दे सके कि उसके सामने अवैध खनन हुआ है। जांच अधिकारी ने उस जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड तक नहीं जुटाया जहां पर खनन किया गया। माइंस एंड मिनरल एक्ट का उल्लंघन किया। खनन अधिकारी से बिना शिकायत लिए एफआईआर दर्ज की। 8 साल में 487 एफआईआर दर्ज हुई, 271 आरोपी बरी हुए, 22 एफआईआर कैंसिल हुई, 33 केस ट्रेस नहीं हुए, सिर्फ 6 केसों में ही आरोप साबित हुए। पिछले दिनों एनजीटी ने अवैध खनन और यमुना नदी के प्रवाह को मोड़ने के आरोप में 3 खान पट्टाधारकों पर 18 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तीनों माइनिंग साइट्स यमुनानगर जिले में ही हैं। यमुना नदी की जलधारा को मोड़कर हरियाणा की तरफ कर दिया है, जो कि यमुना नदी के जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। अभी मैं हरियाणा के यमुनानगर जिले में हूं और यहाँ यमुना नदी के किनारे पर खड़ा हूं। यमुना नदी उत्तराखंड से शुरू होती है, लेकिन जैसे ही हरियाणा में एंटर करती है खनन का बड़े लेवल पर शिकार हो जाती है। अभी हम आज हथनीकुंड बराज से लेकर बेलगढ़ तक के इलाकों में हमने सफर किया है। लगातार देखा है कि आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है और माइनिंग सिर्फ इलाके में ही नहीं हो रही है बल्कि जो नदी है उसके अंदर भी माइनिंग हो रही है। हमने देखा कि नदी के अंदर भी पोपलाइन मशीनें और जो टिप्पर ट्रक होते हैं वो चल रहे हैं बड़े लेवल पर, और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे लगते इलाके में ही क्रशर चल रहे हैं, जो स्क्रीनिंग प्लांट हैं वो चल रहे हैं, और जो खुदाई के लिए खड्डे होती हैं वो हैं। हालांकि इस समय पे सरकार का दावा है कि कोई भी यहाँ पर माइनिंग का काम नहीं चल रहा है। इलीगल तो छोड़िए, लीगल भी अभी के लिए नहीं चल रहा है। लेकिन इस समय हमने देखा कि आज सारे के सारे जो खड्डे थी उनमें मैक्सिमम में काम चल रहा था। लोगों ने 60-70 फुट तक खुदाई कर रखी थी। इसे भी बिल्कुल एक हिसाब से खत्म कर रखा है। ये यमुना नदी का किनारा है।